नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हाईटेक होते नक्सलियों की। तेलंगाना में गिरफ्तार नक्सलियों से यह खुलासा हुआ है कि बस्तर में नक्सली अब ड्रोन के जरिए जवानों पर नजर रख रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल यह कि नक्सली कमजोर होने की बजाय क्या हाईटेक हो रहे हैं। सवाल यह कि कहां से नक्सलियों को ये ड्रोन मिल रहे हैं। घने जंगल में नक्सलियों की सप्लाई चेन क्या मजबूत हो रही है। दर्जनों बड़े ऑपरेशनों की सूचना कैसे लीक हो चुकी है। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये तस्वीर सुकमा की है। तब न्यूज स्टेट की टीम ने सुकमा में पुलिस कैंप के ऊपर एक संदिग्ध ड्रोन की खबर दिखाई थी। अब 3 साल बाद न्यूज स्टेट की खबर पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल नक्सली फोर्स की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि तेलंगाना में सरेंडर करने वाले नक्सली ने की है। बस्तर में सक्रिय नक्सलियों की 10 कंपनियों के पास ड्रोन होने का दावा किया जा रहा है। बस्तर के एक नक्सली कमांडर ने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग रायपुर में ली। फिर इस कमांडर ने बस्तर में दूसरे नक्सलियों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी। तो बस्तर में नक्सली अब ड्रोन से लैस हो चुके हैं और उन्हें अब सुरक्षा बलों के पल पल के मूवमेंट की जानकारी भी मिल रही है। खबर ये भी आ रही है कि खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इस बात का अंदेशा था। दरअसल 2019 में फोर्स के कैंप के ऊपर ड्रोन उड़ता दिखा था। सुकमा में फोर्स के एक कैंप के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखा था। इसके बाद सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कई जगह ड्रोन दिखा। ये सभी ड्रोन सुरक्षा बलों के कैंप के ऊपर उड़ते देखे गए थे। बहरहाल नक्सली ड्रोन के अलावा और कौन कौन से हाईटेक वेपन से लैस हैं, ये बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। तो तेलंगाना पुलिस ने 6 जून को 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सली तेलंगाना के भद्रादी कोत्तागुडेम से गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों का कनेक्शन बस्तर से था। बस्तर के 4 नक्सलियों को ड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन नक्सलियों से पुलिस पूछताछ में ड्रोन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। तेलंगाना में कोत्तागुडेम भद्रादी जिला में एक सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई की गई थी। इसमें एक लेथ मशीन और एक ड्रोन का भी पुलिस द्वारा जब्ती की गई। तेलंगाना पुलिस द्वारा इस संबंध में भी अग्रिम पूछताछ और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिस तरीके से हम एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटर अप्रोच के माध्यम से माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क पर टारगेट करके कार्रवाई करें तो उसकी काफी अच्छा परिणाम अभी देखने मिल रहे थे। माओवादियों का मेडिसिन से लेकर उनके एक्सप्लोसिव मटीरियल और अन्य जितना भी लॉजिस्टिक सप्लाई उसके ऊपर अभी काफी प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ और माओवादियों का मेडिसिन सप्लाई पहले जितना आसानी से उन तक पहुंचा अभी हाल फिलहाल में उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब जानते हैं कि नक्सलियों के पास और कौन कौन से एडवांस वेपन यानी अत्याधुनिक हथियार हैं। तो नक्सलियों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, जर्मन मेड G3 राइफल, अमेरिकन स्नाइपर राइफल, खुफिया ड्रोन, AK-47, AK-56, 2 इंच मोर्टार, IED और विस्फोटक तकनीक है। न सिर्फ एडवांस वेपन बल्कि नक्सली ड्रोन से भी लैस हैं। ये चिंता का सबब तो है ही, लेकिन सवाल भी गहरे हैं कि आखिर नक्सलियों को ये मदद कहां से मिल रही है। नक्सलियों का सप्लाई चेन इतना मजबूत कैसे हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। रामनिवास यादव जी हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। निश्चय वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वाकई अजय जी गंभीर मसला है कि पहले कई रिपोर्ट्स हमने दिखाई जिसमें अत्याधुनिक हथियार थे नक्सलियों के पास और अब तो ड्रोन भी पहुंच गए हैं। देखिए लोकेंद्र जी, बहुत संवेदनशील विषय का आपने डिबेट रखी है। देखिए ड्रोन के मामले में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ड्रोन की बिक्री में आज केंद्र सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट नियम नहीं। आज ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी ड्रोन को वहां पे मंगा सकता है और ऐसे ड्रोन जो आज वहां की जो समारोह होते हैं उसमें सिंपल प्रकार के ड्रोन यूज करते हैं, इसलिए कोई तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बस्तर पुलिस और राज्य की सरकार, DRG की टीम, एसटीएफ की टीम, हमारे अर्धसैनिक बल और CRPF की टीम लगातार जो हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है, तो नक्सलियों का जो क्षेत्र है वो लगातार सीमित हो रहा है। और ये जो नक्सली सप्लाई की जो चेन थी उसको तोड़ने में बस्तर पुलिस पूरा सक्रिय हुई। अभी भी लोकेंद्र जी जो तेलंगाना में 2-3 दिन पूर्व जो कार्रवाई की गई है उसमें 3 जो है नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जिनके द्वारा ड्रोन माध्यम उनके द्वारा सरेंडर किया गया है।
तो हम राज्य पुलिस से लगातार प्रयास करी है कि नक्सलियों को जो विस्फोटक सामग्री है या हथियार है या ड्रोन कैमरे हैं या अत्याधुनिक जो उपकरण है उसकी जो सप्लाई चेन थी उसको तेलंगाना पुलिस के माध्यम से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पुलिस इनके साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के सुरक्षा बलों के साथ कोऑर्डिनेशन बनके लगातार जो है इनकी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जा रहा है और उसमें पूरी तरह सफल रही। कहीं ना कहीं लोकेंद्र जी हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा इन 3 सिद्धांतों को लेकर काम किया है। इसी का नतीजा है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली शहादत में 58% कमी आई है। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा, जब 2003 में सरकार में आए नक्सलवाद मात्र दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित था। द प्रिंट के जो पत्रकार है आशुतोष जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा सत्तर में भारतीय जनता पार्टी और नक्सलवाद का जो विकास एक साथ हुआ, आज 3 ब्लॉकों से बढ़ा के 14 जिलों तक सीमित कर दिया। आज इन्हीं के जगत पुजारी लगातार 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते गिरफ्तार होते। आज धर्मेंद्र चोपड़ा जो भानु प्रतापपुर के ठेकेदार थे, जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, इन्हीं के सांसद सोहन कोटाई की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए। आज कहीं ना कहीं एक और रेफरेंस देना चाहूंगा, उसका नाम वासु नहीं, बहुत प्रसिद्ध किताब है। सुधांशु चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा, इनके जो वरिष्ठ नेता है लता हुसैन, उनके पिता फॉरेस्ट के अधिकारी थे और इनके विक्रम हुसैन जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके घर पे नक्सली आते थे, खाना खाते थे, नक्सली साहित्य को प्रिंट करते थे। आज भी किसी प्रकार खंडन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नहीं आया, मतलब इस सच को स्वीकार करते। आज शिवदयाल तोमर की हत्या हुई, जब हत्या में जो ओडियन लिंगा पकड़ा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साठगांठ स्पष्ट रूप से स्वीकार की। लगातार ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों का सीधा सीधा समर्थन रहा। और हमारे 2013 की झीरम की घटना में हमने 32 से ज्यादा नेताओं को खोया। आज भी उसके जग मुद्दे ताजा है। आज एनआईए उसकी जांच नहीं करना चाहता। आज विधानसभा में रमन सिंह के कहने के बाद भी उसकी जांच सीबीआई को सौंपी नहीं गई। लगातार रमन सिंह जी के सरकार के क्षेत्र रहा, आखिर किसको बचाने के लिए। आज धर्मलाल कौशिक, लोकेंद्र जी, आज धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनका ये दायित्व है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई कमीशन खोरी हो रही है, कोई राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र हो रहा है, उसका पर्दाफाश कीजिए। ये जाके आज वहां पे पीआई लगाते हैं हाईकोर्ट पे, आज झीरम की जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह क्यों सीबीआई को नहीं सौंपते, धर्मलाल कौशिक क्यों पीआई लगा रहे हैं। आखिर साजिश और षड्यंत्र के पीछे क्या हमारा सीधा सीधा आरोप है, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है, जिसको बचाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं केपीएस गिल जो वरिष्ठ नक्सल विशेषज्ञ माने जाते रहे, पूरे मीडिया में हेडलाइन नहीं, वेतन लो और मौज करो, आपको नक्सलवाद तो फिर इस तरीके से अगर नेताओं की साठगांठ है तो ये मामला तो फिर कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये क्या आप स्वीकार करें। और निश्चय वाजपेयी जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी, मैं 1 मिनट लौट रहा हूं आपके पास, अगले सेशन में आप बोलिएगा। निश्चय वाजपेयी जी, एक तो सीधे आरोप आप पर मर दिए, आपके नेताओं की इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखा दी गई, और दूसरा ये कि केंद्र की भी क्योंकि जिम्मेदारी बनती है नक्सल की समस्या में, और ये ड्रोन मिल रहे हैं, इससे पहले अत्याधुनिक हथियार मिल रहे थे। तो यहां पर जो हम ये सुनते रहते हैं कि नक्सलवाद सिमट रहा है, क्या वाकई में सिमट रहा है वो? देखिए, 2 अलग अलग बातें। जहां तक इन्होंने जो राजनीतिक आरोपों वाली बात की है, इसको मैं सेकंड पार्ट में जवाब दूंगा। नक्सलवाद जो है, इसको समझने की आवश्यकता है। नक्सलवाद एक अल्ट्रा लेफ्ट जो सोच वाले लोग हैं, जो बंदूक के दम पे अपना साम्राज्य स्थापित करना है। और जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड होता है, जिसमें राष्ट्र की सीमाओं को नहीं मानते हुए पूरे विश्व के मुस्लिम आतंकवादी एक हैं, आपस में गठजोड़ बना के रखे हुए, वैसे जो वामपंथी उग्रवाद है, ये भी पूरे विश्व में एक, और ये राष्ट्र की सीमाओं को नहीं मानते। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में चल रहा है, इसके जो नेता हैं चारू मजूमदार जी, जिनसे शुरू हुआ था, उन्होंने पीएलए से जाके चीन की सेना से ट्रेनिंग ली थी सबसे पहले, और अभी भी जो इनके वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, उनको चीन से सीधा संपर्क चीन की सेना से रहता है, उनसे ट्रेनिंग से लेके। और ये जो आप देखते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इतना संगठित काम पैसे भी और इस तरीके की जो लोकल उगाही करते हैं, वो तो ठीक है, मगर ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और इसमें जितने भी वामपंथी इस तरीके की सोच वाले लोग हमारे देश में भी हैं, उनकी मदद से विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, और वस्तुतः ये एक युद्ध जैसी स्थिति है जिसको हमारा राष्ट्र झेल रहा है। तो और इनका गठजोड़ जो है, ये मुस्लिम उग्रवादी संगठनों से भी है, ये भी एकदम स्पष्ट। जिस तरीके से मैं इनकी बातों का जवाब दे दूं कि गंगवानी जी क्या है, जिसके मन में चोर होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ज्यादा बात करता है।
में ये जो घटना की इन्होंने जिक्र किया झीरम घाटी की घटना से, उसमें जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी और उनके चिरंजीव स्वर्गीय दिनेश पटेल जी, ऐसे इनके साथ कवासी लखमा जी, ऐसे 3 लोगों को नक्सली जंगल के अंदर ले गए थे। 2 लोगों की हत्या की और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने बाकायदा मोटरसाइकिल में बैठ के वहां से रवाना कर दिया, और वो अभी भूपेश बघेल जी के कैबिनेट के मंत्री हैं, कवासी लखमा जी। मैं माफी चाह रहा हूँ, 3 लोगों को जंगल के अंदर ले जवाब देना पड़ेगा मुझे, बात पे जो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे इनकी हैं। आवाज को बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने शोर मचाया, शोर टाइप बहुत बात बोली। 1 मिनट में दूंगा समय, अजय जी मैं समय दूंगा, पूरा समय दूंगा, मैं समय दूंगा। कहना चाह रहा हूं कि 3 लोगों को नक्सली जंगल के अंदर लेके गए, कवासी लखमा को मोटरसाइकिल में बैठाल के वापस भेज दिया। भूपेश बघेल जी उस यात्रा के संयोजक थे, भूपेश बघेल जी उस यात्रा में नहीं थे। उस पूरी यात्रा में बस्तर में एक भी जगह नहीं गए थे, उनके यहाँ ऐसा कोई विशेष काम भी नहीं था। और उनकी सरकार में अभी ये वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री है कवासी लखमा, और जो प्रदेश के अध्यक्ष थे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी और जो दिनेश पटेल जी, उन दोनों की हत्या कर दी नक्सलियों। मैं आपसे कहना कुल मिलाकर के ये चाह रहा हूं कि ये जितनी भी प्रकार की अभी जिस तरीके से वाम, लेकिन ये विडंबना है निश्चय वाजपेयी जी कि पता सबको सब है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आपकी सरकार इस दौरान रही ना 2018 तक। 5 साल की सरकार में क्या है, आप ये बताइए जो घटना का चश्मदीद था वो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों पता नहीं होगा लोगों को? कैसे, किस कारण से नक्सली ने छोड़ दिया? उसमें मैं आपसे एक बात, एनआईए का एक भी बयान ले रही है, यही तो हमारी आपत्ति है लोगों की। आज एनआईए जांच कर रही है, मुझे बता दीजिए कि अपने समय में बोलेंगे, मेरा आग्रह है भाई साहब। नहीं, इसका जवाब 1 मिनट अजय जी, मैंने सवाल पूछा, उनका जवाब आने दीजिए। उनसे क्या पूछताछ हुई अभी तक? वो इस रैंक तक पहुंच गए, आज मंत्री हैं, तो कानून की नजर में तो मतलब वो आरोपी नहीं है? नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनसे पूछताछ आप कर लीजिए। अगर आपको नहीं तो कांग्रेस पार्टी थोड़ी पूछताछ करेगी उनसे, वो जांच एजेंसियां करेंगी जो 2013 से करी नहीं लगातार। इस समय ये घटना हुई थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने एनआईए की जांच बोली, 1 साल तक एनआईए की जांच चली। एनआईए की जांच ने इसको नक्सली घटना बताया। केंद्र की सरकार जिसमें राहुल गांधी स्वयं देख रहे थे, जिसमें सोनिया गांधी जी, चलिए हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, मैं वापस लौटता हूँ। ये राजनीतिक फिर आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे शुरू। 1 मिनट बोलना चाह रहा हूँ जल्दी से, मैं इसमें एक लाइन। अरे मेरे को 2 प्रश्नों का जवाब दे दिया लोकेश जी। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से वामपंथ की पकड़ कांग्रेस में हुई है और कन्हैया कुमार जी जैसे सारे वामपंथी नेता कांग्रेस में आए हैं, ये नक्सलियों से गहरा संबंध कांग्रेस पार्टी का है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ। रामनिवास यादव जी, ये ड्रोन का कितना फायदा हो सकता है सर नक्सलियों को, और ये पहुंच रहा है वहां पर, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है कि जैसे बता दिया गया कि ये तो कोई भी मंगवा सकता है, एक नीति भी कमजोर है जिसकी वजह से एक्सेस बहुत इजी है ड्रोन का किसी को भी? वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल आप शादी समारोह के अंदर भी देखते हैं कि ड्रोन उपयोग में हो रहा है, और उसके ऊपर एक स्पष्ट नीति अभी भारत सरकार की नहीं बनी है, और तो राज्य सरकारों की उस पर नीति नहीं है। लेकिन जो एक संवेदनशील ड्रोन है उसके लिए जरूर, क्योंकि उनका मिलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है और उनका उपयोग भी मुश्किल है, तो नक्सली हमेशा से जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और दूसरा ये है कि मैं जरूर ये स्पष्ट करना चाहूंगा, चाहे भारत सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और छत्तीसगढ़ में भी चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे, कांग्रेस बीजेपी, दोनों ही सरकारें लगातार सभी साथियों के साथ मिलकर, प्रशासन मिलकर नक्सल के अंदर अच्छा काम करने का प्रयास करती रही है। उसकी वजह से ये है कि जो पहले पूरा 80 के दशक से छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था, पहले बढ़ा के सिमट के काफी कम क्षेत्र के अंदर आ गया है। उसमें सभी का सहयोग है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें हमारे जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। अब बात आती है अत्याधुनिक हथियारों के तकनीक की। ये जब से चीन भी शुरू से इसमें सप्लाई करता रहा है, चाहे सन 56 की बात हो, चाहे 63 हो, 65 हो, 70 हो। दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे इसके अंदर इनको हथियार मिलते रहे हैं, और पाकिस्तान भी इसमें इनकी मदद करता रहा है। और बीच बीच में जब भी जो प्रदेश देश के अंदर चाहे खालिस्तान का मूवमेंट हो, तब भी इनसे संपर्क साधा गया था। और दूसरे जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भी एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। तो हथियारों की पहले भी इनके पास कमी नहीं थी और अभी भी अत्याधुनिक हथियार हैं, परंतु
छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन और भारत सरकार मिलकर इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और नजदीक भविष्य के अंदर नक्सल समस्या के लिए काफी समाधान की उम्मीद है। एक कोरिया के जो मैं उस ऑथर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और काफी उन्होंने कहा कि किस प्रकार से चाइना ने 60 के दशक में 70 के दशक में नक्सलियों का पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी, हथियारों की सप्लाई की और पूरे देश के अंदर किस प्रकार से जाल बिछाने के अंदर मदद की। जब 80 और 90 के दशक में ISI के भी कनेक्शन इनके मिले थे कि ISI पाकिस्तान किस प्रकार से इनको मदद कर रहा है, तो ये एक आम बात है कि हमेशा से अत्याधुनिक हथियार करते हैं। लेकिन सर इस चेन को तोड़ना क्या बहुत मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में, और जंगलों तक ये चीजें पहुंच रही हैं क्योंकि बहुत घने हैं, जहां तक अमूमन हमारे सुरक्षा बल भी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक ये सामान पहुंच जाते हैं कैसे सर? वो क्या सामान को ये अलग अलग हिस्सों में तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके लेके आते हैं। सुरक्षा बल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत ही सक्षम पुलिस है और बहुत अच्छी ट्रेन पुलिस है और तेलंगाना का पुलिस भी बहुत ही ट्रेन पुलिस है, वो भी बहुत सक्षम पुलिस है। देश के अन्य एजेंसियां भी काम कर रही है। जैसे नागपुर उतरे, कोई हिस्सा कोई लेके आया, दूसरा हिस्सा दूसरा लेके आया, तीसरा हिस्सा तीसरा लेके आया, इस प्रकार से ये कार्रवाई करते हैं। और पहले भी अलग अलग तरीके से ये इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन फिर ला के जोड़ लेते हैं। एक आदमी ट्रेन करता है, फिर ला के पहले जैसे दूध भिलाई से भी इनकी किस प्रकार से ट्रेनिंग संचालित होती रही है वो भी पहले पकड़े गए। लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास। रामनिवास जी, सवाल यह है कि ड्रोन कितना बड़ा खतरा हो सकता है? अमूमन लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं कि भाई इससे तो सिर्फ वीडियो कैप्चर हो सकते हैं, लेकिन ड्रोन को हमने जिस तरीके से देखा है कि जासूसी करने के लिए, यहां तक कि ये अब सामान भी उठा सकते हैं और ये बॉम्ब अटैक भी करवा सकते हैं, तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, जो अत्याधुनिक ड्रोन है वो इनके पास नहीं है, लेकिन जो बाकी ड्रोन है उनसे कोई विशेष ऐसा खतरा नहीं है। खतरा जरूर है, परंतु क्योंकि हम लोगों ने भी उस समय ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन घने जंगलों के अंदर कोई खास उसके अंदर पिक्चर या उनके चित्र हमको नहीं मिल पाए थे। जब एयरफोर्स के ड्रोन से बहुत अच्छे चित्र नहीं मिल पाए, तो इनके पास जो एक तरीके के साधारण ड्रोन है या वैसे भी ड्रोन है, उनसे कोई बहुत अच्छे इनके मदद जरूर मिलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम से वो बेकार है या वो है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है उनका उपयोग वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उस पर खास नजर रखे हुए है और उस पर ध्यान रखे। ठीक, अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी अजय जी बोलिए। देखिए लोकेश जी, 4 से 5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण रामनिवास यादव जो वरिष्ठ नक्सली विशेषज्ञ, स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि नक्सलियों का जो दायरा है वो सीमित हो रहा है। और मैंने स्पष्ट रूप से आंकड़े भी आपको लोकेश जी, NCRB के आंकड़ों सर, देखिए आपके चैनल पे भी लगातार जो ग्राफ शो कर रहा था उसको मैं लगातार देख रहा था जब तक ये रामनिवास जी बोल रहे थे। उस ग्राफ में स्पष्ट हो रहा है कि नक्सली घटनाओं में और नक्सली शहादत में 2018 से इन 4.5 सालों में लगातार कमी आ रही है। ये कहीं ना विश्वास, विकास और सुरक्षा के सिद्धांत को है। दूसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोन मराठू के माध्यम से लगातार जो नक्सली थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मार्च में लोकेश जी हमारी जो नई एंटी नक्सल नीति आई है उसके अंतर्गत न केवल आत्मसमर्पित जो नक्सली है, उसके अलावा जो शहीद परिवार है और नक्सल पीड़ितों को एक नई मुआवजा राशि, उनको पूरा नया एक क्षतिपूर्ति के साथ साथ उनके भविष्य को निर्धारित करने के लिए पूरी एक नई नीति लाई गई, जिसके अंतर्गत उनके खातों में 10 लाख रुपए डाले जा रहे हैं। 3 साल तक उनको ब्याज दिया जा रहा है। 3 साल बाद कंफर्मेशन के बाद वो राशि को दी जा रही है। उसके अलावा जो व्यवसाय के अलावा अन्य सारी मददें हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मुख्य धारा में शामिल हो सके। लेकिन इसी का नतीजा है 8 सितंबर 2022 को 9 नक्सली, 15 फरवरी 2023 को 33 नक्सली, 24 मार्च को 16 नक्सली, अभी 25 अप्रैल को 9 नक्सली। लगातार जो इनामी नक्सली हैं जिन पे लाखों रुपए का नाम घोषित है वो सरेंडर कर रहे हैं। लोन मराठू के माध्यम से हमें लगातार सफलता मिल रही है, जिसका परिणाम है कि नक्सली घटनाओं में और नक्सली शहादत में कमी आ रही है। दूसरी बात, अमित शाह जी एक बार आए यहाँ पे बस्तर में, बोले एक चुटकी में नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। भैया अगर आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी क्षमता है, तो नक्सलवाद को समर्थन कीजिए ना। आज केंद्र सरकार जो CRPF है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो CRPF, मेरे पास समय कम है इसलिए एक आखिरी रिएक्शन निश्चय जी का ले लेते हैं सर। आखिरी 1 मिनट है निश्चय वाजपेयी जी, इस पर राजनीति से इधर अगर दोनों सरकारें मिलकर काम करें तो क्या वाकई इस मुद्दे को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन केवल क्योंकि राजनीतिकरण है इसलिए ये मुद्दा खत्म नहीं हो पा रहा है? बहसबाजी में आपको राजनीति दिख सकती है, कोई आरोप करेगा तो प्रत्यारोप आता है, लेकिन वस्तुतः दोनों सरकारें साथ मिलकर काम कर रही हैं
देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब देश का गृह मंत्री जाकर के वहां नक्सलियों की मांग में रात गुजारा हो, ऐसा पहली बार हुआ। अमित शाह जी एक दमदार नेतृत्व करने वाले गृह मंत्री हैं और जब से मोदी सरकार आई है नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात और कह दूं कि इसमें जो राज्य में भी पुलिस बैठी हुई है, इसके जो आईपीएस अधिकारी हैं ये सीधा कोऑर्डिनेशन में है और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। नक्सली मूवमेंट को देश के विरोध में, देश के खिलाफ एक अभियान 10 सेकंड दीजिएगा, एक अच्छी बात है 10 सेकंड और उसमें सारे लोग एक होकर के। समय नहीं है अजय जी, इसलिए समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से नई नई चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।